हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोहॉर्ट स्टडी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ओके, कोहॉर्ट स्टडी के साथ साथ मैं रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला कैलकुलेशन और रिलेटिव रिस्क का इंटरप्रिटेशन और फिर इसको पब्लिक हेल्थ में कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो कोहॉर्ट स्टडी को समझने के लिए हम वही स्मोकिंग लंग कैंसर का एग्जांपल लेते हैं। ईयर 2022 में हमने अगर 100 स्मोकर सेलेक्ट किए तो ये 100 स्मोकर हो गए हमारे एक्सपोज्ड ग्रुप। इस ग्रुप में आप 10 से 15 साल तक वेट करो और ईयर 2037 में चेक करोगे तो इसमें कितने को लंग कैंसर हुआ ये हमको पता चलेगा। ओके, अगर यह नंबर एक बड़ा नंबर आता है जैसे कि 80 या 90 आता है तो हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। लेकिन यही नंबर यदि कम होता है तो हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। तो आप बताओ कि क्या नॉन स्मोकर को लंग कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग के अलावा भी और भी लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि पैसिव स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, अर्बन एरिया में रहना, ओल्ड एज, निकल एक्सपोजर, एस्बेस्टस एक्सपोजर या फिर आर्सेनिक एक्सपोजर। ठीक है, तो नॉन स्मोकर में भी लंग कैंसर हो सकता है। तो हम एक कंपैरिजन ग्रुप लेते हैं 100 नॉन स्मोकर का, ठीक है, जो कि हमारा बन जाएगा नॉन एक्सपोज ग्रुप। अब इसमें भी 15 साल तक आप वेट करो और इसको भी चेक करो 15 साल के बाद। सपोज आपका नंबर यहाँ पे भी अगर 80 आता है तो इसको देखकर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि कोई रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, दोनों में 80-80 आया लंग कैंसर का केसेस। तो अगर दोनों में लंग कैंसर होने के 80% चांसेस हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको लंग कैंसर होने के इक्वल चांसेस हैं, चाहे आप स्मोकिंग करें या फिर ना करें। ठीक है, तो इससे हमें कंक्लूजन आएगा कि स्मोकिंग इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। लेकिन अगर हम अपने स्टडी में ये कंपैरिजन ग्रुप नहीं लेते हैं तो हमें तो लगता है कि स्मोकिंग लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर है, तो हमारी हाइपोथेसिस गलत हो जाती है। इसीलिए कंपैरिजन ग्रुप लेने से आपके स्टडी के रिजल्ट में ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो इपीडेमियोलॉजी का एक गोल्डन रूल है कि जब भी आप स्टडी करते हैं तो ट्राई टू टेक अ कंपैरिजन ग्रुप। जिस स्टडी में आपका कंपैरिजन ग्रुप नहीं होगा उसके रिजल्ट गलत या इनएक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सपोज इस कोहॉर्ट स्टडी को हम दोबारा करते हैं। ओके, तो जो हमारा नॉन एक्सपोज ग्रुप है उसमें सिर्फ 10 लोगों को ही लंग कैंसर हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन करना कितना आसान है। यदि स्मोकिंग करते हैं तो 100 में से 80 को लंग कैंसर होगा, और अगर 100 लोग जो नॉन स्मोकर हैं उनमें कितना हो गया, 100 में से 10 लोगों को लंग कैंसर हुआ। तो स्मोकिंग करने वालों में लंग कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, तो आपने इस तरह से इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि कोहॉर्ट स्टडी की डिफिनीशन क्या होती है। तो कोहॉर्ट स्टडी जो होता है इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो एक्सपोज्ड और दूसरा नॉन एक्सपोज्ड। एक में रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है और दूसरे में रिस्क फैक्टर स्मोकिंग नहीं है। ठीक है, और फिर अब हम वेट करते हैं फॉर द अकरेंस ऑफ सेम डिजीज इन बोथ द ग्रुप। ठीक है, और फिर देन कंपेयर करते हैं हम उसको। अब हमें कोहॉर्ट स्टडी का रिजल्ट भी कैलकुलेट करना जरूरी है। ओके, तो रिजल्ट्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो रिजल्ट इज कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन किसके द्वारा दिया जाता है? या तो रिलेटिव रिस्क या फिर एट्रीब्यूटेबल रिस्क या फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसको शॉर्ट में आरआर बोल सकते हैं, इसको एआर, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क को पीएआर। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ओके,
तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का आखिर मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कितने स्ट्रांग तरीके से कॉज और इफेक्ट के बीच में एसोसिएशन है, या फिर कोई भी एसोसिएशन नहीं है, मीन्स हाउ स्ट्रांगली कॉज एंड इफेक्ट्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में? तो या तो नाम पूछते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, या फिर इन तीनों का फॉर्मूला अलग से पूछा जा सकता है, या फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये पूछा जा सकता है, या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, या फिर एप्लीकेशन इन पब्लिक हेल्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव रिस्क को। रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला होता है हमारा इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। IE मीन्स इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड और INE मीन्स इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, तो देयरफॉर रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन दिस कोहॉर्ट स्टडी। तो इस स्टडी का स्ट्रेंथ एसोसिएशन या रिलेटिव रिस्क क्या होगा? तो इसका रिलेटिव रिस्क जो होगा वो कितना होगा? हमने स्मोकर जो लिया था 100, तो उसमें 80 आया था 100 स्मोकर में से, तो हो गया इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड। और इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड मीन्स जो 100 हमने नॉन स्मोकर लिया था उसमें से कितना आया था? तो 10 आया था लंग कैंसर का केसेस। तो रिलेटिव रिस्क हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो नेम, फॉर्मूला और कैलकुलेशन आपने देखा। अब देखते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। आप फॉर्मूला को ध्यान से देखो, पूरा आंसर फॉर्मूला के अंदर ही है। इंसिडेंस इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज। ठीक है, ये कितना आया हमारा? 8 आया है। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंस इन एक्सपोज इज 8 टाइम्स हायर देन इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज, या फिर हम कह सकते हैं इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इन स्मोकर इज 8 टाइम हायर देन इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर। ठीक है, तो नॉन स्मोकर में भी लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन स्मोकर में यह 8 गुना ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स डिजीज इज मोर कॉमन इन एक्सपोज्ड एज कंपेयर टू नॉन एक्सपोज्ड इज कॉल्ड रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क क्या है? कि कितने ज़्यादा टाइम्स में, कितना ज़्यादा गुना जो है वो एक्सपोज्ड ग्रुप में रिस्क है इन कंपेयर टू नॉन एक्सपोज ग्रुप। ठीक है, उसी को हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं। सपोज आप नॉन स्मोकर हो और मैं स्मोकर हूं, तो दोनों को लंग कैंसर हो सकता है, बट मेरा लंग कैंसर होने का चांस आपसे 8 गुना ज़्यादा है। तो ये मेरा इंडिविजुअल रिस्क है आपके इंडिविजुअल रिस्क के मुकाबले में। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेटिव रिस्क का दूसरा नाम होता है रिस्क रेशियो, मीन्स रेशियो ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बिटवीन एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज। ठीक है, तो रिस्क रेशियो स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच भी कितना होगा? 8:1 होगा। ओके, इफ योर रिलेटिव रिस्क इज मोर देन 1, तब हम कहते हैं कि एसोसिएशन प्रेजेंट है। अगर किसी का रिलेटिव रिस्क मोर देन 1 है, ठीक है, तो एसोसिएशन प्रेजेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर रिलेटिव रिस्क अभी आया 8 स्मोकर में, तो यहाँ पे एसोसिएशन प्रेजेंट था। तो अगर मोर देन 1 है तो एसोसिएशन प्रेजेंट है। अगर रिलेटिव रिस्क 1 है तो कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 है तो इसका मतलब निगेटिव या फिर इनवर्स एसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर जो है वो प्रोटेक्टिव है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ तक तो पता चल गया कि रिलेटिव रिस्क अगर 1 से ज़्यादा है तो एसोसिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटिव रिस्क 1 आएगा, 1 कैसे आएगा? कि सपोज अगर हमने 100 जो स्मोकर लिए थे उसमें से 80 को लंग कैंसर हुआ, और 100 नॉन स्मोकर जो लिए उसमें से भी 80 को लंग कैंसर हो गया, तो हमारा रिलेटिव रिस्क 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप स्मोकिंग करो या ना करो, दोनों केसेस में आपको उतना ही चांसेस है लंग कैंसर होने का। तो यहाँ पे हो गया रिलेटिव रिस्क 1, और 1 हो गया मीन्स कोई एसोसिएशन नहीं है, स्मोकिंग आप करो नहीं करो बात बराबर है। ठीक है, अब रिलेटिव रिस्क देखते हैं 1 से कम कैसे आता है। तो सपोज अगर 100 जो स्मोकर लिए उसमें से
40 को लंग कैंसर हुआ और 100 जो नॉन स्मोकर लिए उसमें से 80 को लंग कैंसर हुआ, तो इसमें रिलेटिव रिस्क कितना आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे रिलेटिव रिस्क हमारा 1 से कम हो गया, तो 1 से कम हो गया मीन्स निगेटिव हो गया या फिर इन्वर्स एसोसिएशन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे कि रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव है। ओके, तो ये हुआ रिलेटिव रिस्क का तीनों सिचुएशन। एसोसिएशन प्रेजेंट है तो मोर देन 1 होगा रिलेटिव रिस्क, एसोसिएशन कोई भी नहीं है तो फिर रिलेटिव रिस्क जो आएगा वो इक्वल टू 1 होगा। अगर एसोसिएशन निगेटिव जा रहा है, इन्वर्स जा रहा है, तो कितना होगा रिलेटिव रिस्क हमारा लेस देन 1 होगा। ओके, अब आपका एग्जामिनर जो है वो आपको कितना आपके में कंसेप्ट है उसको टेस्ट करने के लिए कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये दोनों का जो रिलेटिव रिस्क है मोर देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है या फिर लेस देन 1 है, तो आंसर क्या होगा मोर देन 1, क्योंकि हमें पता है कि कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए एंड एपिथेलियल कैंसर का रिलेटिव रिस्क क्या है, तो इसका रिलेटिव रिस्क क्या होगा लेस देन 1 होगा, क्योंकि विटामिन ए जो है वो प्रोटेक्टिव होता है एपिथेलियल और म्यूकोसल कैंसर के अगेंस्ट में। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडोम यूजेज एंड HIV ट्रांसमिशन, ये दोनों का रिलेटिव रिस्क क्या है, तो इनका भी रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 होगा, क्योंकि कंडोम यूज जो है वो HIV ट्रांसमिशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। ठीक है, तो यही अगर आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि मिल्क कंजम्पशन मीन्स दूध लेना और लंग कैंसर का रिलेटिव रिस्क क्या है, तो यहाँ रिलेटिव रिस्क 1 होगा, क्योंकि मिल्क कंजम्पशन ना तो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाता है और ना ही कम करता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा रिलेटिव रिस्क को पूरा डिटेल में और कोहॉर्ट स्टडी को भी। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो है एट्रीब्यूटेबल रिस्क, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।